Yes, good morning, students. Listen, dear students. Before this starting the chapter, I want to share the important points with you about the unit third exam, right? एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, ध्यान से इसको सुनना है आपको और फॉलो करना है। टीचर विल सेंड द पेपर 20 मिनट बिफोर टू यू, यानी इन योर ग्रुप। ठीक है, आपके नंबर 1, पहली बात, हर एक सब्जेक्ट टीचर 20 मिनट पहले पेपर आपको आपके ग्रुप पर छोड़ देंगे, यानी सेंड करेंगे। आप उसको ठीक प्रकार से रीड करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद जो आपका 80 मिनट का टाइम दिया हुआ है पेपर में, उस पेपर में 80 मिनट में सॉल्व करेंगे पेपर। हमें आपको पता है कि आप नकल करेंगे पेपर का, कोई ऐसा पार्ट है ही नहीं, ईमानदार कोई स्टूडेंट इतना नहीं है कि जो चीटिंग नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक राय, जो एडवाइस है, तो आप ऑनेस्टली अपना एग्जाम देंगे। नोबडी विल डू द चीटिंग एंड नोबडी विल शो दिस कि सर आई एम गेटिंग द 90% मार्क्स, सी दिस। मैं इस पर सेटिस्फाइड नहीं हूँगा कि आपने 90% जो मार्क्स कलेक्ट किए हैं वो। लेकिन यदि आप ईमानदारी से, क्योंकि जो ऑनेस्टी जो बच्चा पेपर करता है ना, उसका पेपर बता देता है कि भाई इसने ईमानदारी से किया है, तो कोई भी स्टूडेंट कोशिश नहीं करेगा चीटिंग करने की। अपना ईमानदारी से एग्जाम देंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कंसल्ट करके टीचर से डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट टीचर से। ठीक है, ये तो हुआ आपका सेकंड पॉइंट। अब होता है थर्ड पॉइंट। पेपर को, जो पेपर होगा उसमें आप कटिंग, यानी अवॉइड द कटिंग एंड ओवर राइटिंग और कटिंग नहीं करेंगे। इसके बाद नोबडी विल यूज द वाइटनर, कोई भी रिमूवर या वाइटनर का यूज नहीं करेगा। अगर किसी की कॉपी या आंसर शीट पर वाइटनर का यूज मिला या कटिंग मिला तो उसका पूरा का पूरा आंसर कट कर दिया जाएगा। ये तो हुआ थर्ड नंबर पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑन द पेपर फर्स्ट पॉइंट मेंशन योर टाइम। 40 नंबर का यानी 40 मार्क्स का पेपर है, 80 मिनट टाइम है। 80 मिनट का मतलब है यानी 1 आवर 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट टाइम है आपके पास। इन अमंग दिस टाइम यानी 100 यानी 80 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट में आप अपना पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेपर बहुत छोटा है और उस पेपर को आराम से आपको पढ़कर उसको स्टडी करेंगे तो आपका, मैं जानता हूं कि टाइम बहुत जल्दी बहुत बच जाएगा। दूसरा जो लास्ट पॉइंट है, आफ्टर ओवर ऑफ टाइम यानी ओवर ऑफ पेपर, you will send your PDF of the answer sheet। कोई भी बच्चा पिक नहीं भेजेगा, पहले पिक लेकर उसको क्रॉप करेंगे, उसको PDF बनाएंगे और PDF पर अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट, रोल नंबर और वो PDF पर उसको डालकर तब आप PDF बनाकर टीचर को सेंड करेंगे। अगर किसी का विदाउट एनी PDF पेपर आता है तो पेपर कैंसिल होगा, उस पे एब्सेंट होगी। दूसरा, ये तो पॉइंट नंबर 5 है। अब पॉइंट नंबर 6 की बात है कि एंटायर 20 मिनट में ही आफ्टर ओवर ऑफ एग्जाम इन 20 मिनट, यानी एग्जाम ओवर होने के 20 मिनट के बाद यानी 20 मिनट आपको पेपर आंसर शीट को सेंड करने के लिए 20 मिनट दिए जा रहे हैं। इन दिस 20 मिनट यू विल मेक द पिक PDF of the answer sheet
and send to your subject teacher's personal WhatsApp, right? इन 20 मिनट में आपने अपनी पिक बनाएंगे और पिक बनाने के बाद पिक लेंगे, पिक लेने के बाद उसका पीडीएफ तैयार करेंगे और पीडीएफ तैयार करने के बाद उसमें मेंशन करेंगे नेम, क्लास, सब्जेक्ट, रोल नंबर और डेट एंड एग्जाम। क्या क्या एग्जाम है, क्या रोल नंबर है, नाम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, सेक्शन क्या है, ये सारा नोट करेंगे, राइट? और तब पीडीएफ आप भेजेंगे 20-20 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एनी स्टूडेंट सेंडिंग दिस पीडीएफ ऑफ द पेपर आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद कोई भेजता है, मान लीजिए आपका टाइम मान लीजिए 2:30 से स्टार्ट होता है और आपका 4:20 पर फिनिश होता है पेपर। अब 4:20 से लेकर आप 4:40 तक आप अपना पेपर सेंड कर सकते हैं। यदि किसी का 4:40 से 4:41 पर भी आया तो उसका मैं पेपर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। रिमेंबर दिस, उसका पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। ये आज की वीडियो का ध्यान से सुने क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शंस भी है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो उसका पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। आई रिमार्क द एब्सेंट, मैं उस पर एब्सेंट का रिमार्क दूंगा और पेपर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ध्यान रखना, पे अटेंशन ऑन दिस ऑर्डर। दिस ऑर्डर आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर, दिस ऑर्डर गिवन बाय द स्कूल साइड। अभी स्कूल से ये प्रोटोकॉल, जो आपको इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, इस रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि ये किसी टीचर का नहीं बनाया हुआ, ये स्कूल जो स्कूल का ऑर्डर है, सख्त प्रिंसिपल सर की नियम है। यदि किसी का लेट आता है तो उसका एक्सेप्ट नहीं होगा पेपर, ठीक है? तो ध्यान रखें। अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने चैप्टर की। तो हमारा एक लास्ट पैराग्राफ मैं आज एक्सप्लेन और कर रहा हूं, जिसमें हमारा कॉटन टेक्सटाइल था। कुछ बच्चों को पता नहीं कि कॉटन टेक्सटाइल में क्या प्रॉब्लम है और ये समझ में क्यों नहीं आया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कॉटन मीन्स होता है सूत या कपास। कॉटन मीन्स कपास। और ये कॉटन जो है जिसका ओवरऑल कपड़ा बनता है, जिसका आप क्वाइल्ट बनाते हो यानी रजाई बनाते हो, गद्दे बनाते हो, बिस्तर बनते हैं, ये सारा का सारा कॉटन तो ही है। इसका सारा का सारा यूज होता है कपड़ों में, रजाई में, बिस्तर में, ये सारा कॉटन है। अब ये कॉटन आता कहाँ से है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। कॉटन मोस्टली पर्टिकुलर प्लांट से आता है, ठीक है? ये पौधों से, इसका पौध होती है और ये पौधों से निर्मित होता है। नेक्स्ट, कुछ मोबाइल फॉल्ट है जो आवाज क्लोज हो जाती है, सॉरी। वेविंग क्लॉथ फ्रॉम द yarn इज एन एंशिएंट आर्ट। एक प्राचीन कला थी जिसको धागों से कपड़े को बुना जाता था। प्राचीन काल में जो कपड़े होते थे उसको एक थ्रेड यानी यान यानी धागा, सूत के धागे से उस कपड़े को बुना जाता था। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द क्लॉथ। कपड़ों का निर्माण किस किस से होता है? सबसे पहला तो जो है रिस्पॉन्स कॉटन को ही दिया जा रहा है, तो फर्स्ट हमारा कॉटन है, दूसरा हमारा ऊन है यानी वूल, तीसरा हमारा सिल्क है यानी रेशम, चौथा हमारा जूट है यानी जटा, और फ्लैक्स। इन चीजों से कपड़ों का निर्माण होता है। विश्व का जितना भी कपड़ा होता है, सिंथेटिक क्लॉथ्स, ये सारा का सारा कपड़ा, कॉटन, सिल्क, ऊनी, ये सब इसी से तैयार होता है। कपड़े में जूट का भी प्रयोग किया जाता है। बहुत से कपड़े होते हैं
जो जूट के बनाए जाते हैं, जिसमें जूट और सिल्क और वूल ये तीनों का मिक्सअप किया जाता है और प्लस इसमें कॉटन भी मिलाया जाता है, जिससे बहुत ही हार्ड, जिसका प्रयोग मोस्टली मिलिट्री कैंपेन के लिए या मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए इसका प्रयोग, इस टाइप के कपड़ों का यूज होता है, जो बहुत ही गर्म होते हैं और हर एक कंडीशन में ये हेल्प करते हैं। The textile industries can be divided on the basis of raw material used in them. जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब समझ रहे हो आप? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब है कि जो हमारा सूत उद्योग इंडस्ट्री है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, 3 कैटेगरीज में। डिवाइड इन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल के आधार पर इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया जाता है। फाइबर आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो फाइबर है, रॉ मटेरियल, जो फाइबर है वो एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, और ये रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल फैक्ट्रियों को अवेलेबल कराया जाता है, और ये कच्चे माल के द्वारा ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूत उद्योग, अब ये बात और आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब सूत फैक्ट्री, धागा फैक्ट्री, जहां पर कच्चा माल जिसमें कॉटन, वूल और सिल्क, जूट और फ्लेक्स आदि ये रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ पर लाया जाता है, और उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है और उसको विभिन्न प्रकार के धागों में कलर करके उनके कपड़ों में उसको कपड़ों का निर्माण किया जाता है। इसको फाइबर कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? फाइबर। फाइबर्स आर रॉ मटेरियल्स ऑफ द टेक्सटाइल। ये सारे के सारे फाइबर मीन्स होते हैं रेसे। रेसे मतलब होता है बड़े बड़े धागे, धागे के रूप में, रेसे के रूप में, वाल के रूप में, तार के रूप में ये मिलती है, ये फाइबर, और इसको हम फाइबर कहते हैं। और ये फाइबर एक प्रकार से रेशा होता है, ये जो है कच्चा माल होता है, जो कच्चा माल होता है उसको फाइबर कहा जाता है। और जो फाइबर को रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्री में लाया जाता है, फाइबर कैन बी नेचुरल आर मैन मेड। अब जो रॉ मटेरियल होता है, जो फाइबर होता है, वो मोस्टली नेचुरल भी होता है और मैनमेड भी होता है। नेचुरल भी होता है और मैनमेड भी होता है। कॉटन नेक्स्ट, फिर साउंड ऑफ हो जाती है, सॉरी स्टूडेंट। कॉटन एंड नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वूल, सिल्क, कॉटन, लैंड एंड जूट। मैन मेड फाइबर इंक्लूड द नायलॉन, पोलिएस्टर, ठीक है, एक्रेलिक एंड रेयन। Nowadays, mostly the fiber mostly using in clothes like a man-made, nylon, polyester, acrylic और रेयन। इस प्रकार के जो हमारे मैनमेड फाइबर्स होते हैं, मोस्टली आजकल इनका सबसे ज्यादा यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। इसलिए आप देखते हो कपड़ा सस्ता है,
टोटल प्योर ना सिल्क मिल रहा है ना कॉटन मिल रहा है। कभी क्या होता है कि कॉटन के साथ पॉलिस्टर को मिला दिया जाता है, नायलून को मिला दिया जाता है, वूल में पॉलिस्टर नायलून मिला दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि सारा का सारा लोकल या डुप्लीकेट माल प्रिपेयर होता है, और ये डुप्लीकेट जो होता है हमारी जो क्लोथ्स में दिन प्रतिदिन आता है, जो हमको 100% कॉटन के रूप में मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक नेचुरल फाइबर के साथ यानी 50% जो है मैन मेड फाइबर का इंक्लूड यानी मिक्सचर किया जाता है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। संसार की सबसे पुरानी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है, विच रन बाय द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द 18th सेंचुरी, जो कि 18वीं शताब्दी तक ये बहुतायत मात्रा में क्रांति के रूप में विश्व में फैला। कॉटन क्लोथ्स वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्नोलॉजी, व्हील्स एंड लूम्स। कॉटन क्लोथ्स वाज मेड, प्राचीन काल में जो कॉटन के कपड़े होते थे वो स्पिनिंग यानी चरखा और व्हील यानी पहिए की टेक्नोलॉजी से उसको बनाया जाता था। लूम्स मतलब कपड़े को तैयार किया जाता था, उसको लूम्स कहते थे। जो चरखा और तकली से कपड़े का निर्माण किया जाता था उसको लूम्स या हैंडलूम्स कहा जाता था। इन 18th सेंचुरी द पावर लूम्स फैसिलिटेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। लूम का मतलब है दैट द क्लोथ्स prepared by the help of technology, that is looms. तो after and in 18th century slowly हाथ की जगह पर अब लूम में पावर ने अपना स्थान बना लिया था। फर्स्ट इज ब्रिटेन एंड लेटर डाउन इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले फर्स्ट इन ब्रिटेन, सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ दिस कॉटन डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट इन ब्रिटेन। सबसे पहली इंडस्ट्री जो थी वो ब्रिटेन में लगाई गई, इस्टेब्लिशमेंट किया गया, इसका डेवलपमेंट किया गया। लेटर देन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसके बाद पूरे विश्व में जो कॉटन टेक्सटाइल का डेवलपमेंट होने लगा, क्योंकि अंग्रेजों ने ही जाकर जहां जहां पर उन्होंने जिस कॉन्टिनेंट कंट्री में शासन किया वहां जाकर उन्होंने सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री लगाई। जब वो भारत में आए उन्होंने इंडिया में देखा कि इंडियन कॉटन तो सो नाइस एंड सो ग्रेट सो गुड। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने अपनी पहली कंपनी सूरत में स्टार्ट की कॉटन टेक्सटाइल की, और क्योंकि वहां पर उनको एक हाई क्वालिटी का जो है कॉटन मिला, उन्होंने देखा कि यहाँ की जो कॉटन है वो बहुत ही ग्रेट और सॉफ्ट कॉटन मानी जाती है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सो फर्स्ट इन द ब्रिटेन आफ्टर द इंडस्ट्रीज। Today's India, China, Japan and USA are the important producers of the cotton textile. आज विश्व में आज भारत, चीन, जापान और अमेरिका जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली देश कॉटन टेक्सटाइल में नंबर 1 पर है इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज द ग्लोरियस ट्रेडिशंस ऑफ द प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। लेकिन भारत का जो टेक्सटाइल है, कॉटन टेक्सटाइल है, वो बहुत ही शानदार और फेमस इन द वर्ल्ड, महत्वपूर्ण माना जाता है। बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया, अंग्रेजों के शासन के काल से पहले भारत जो था हैंड स्पन एंड हैंड वोवन क्लोथ्स ऑलरेडी हैड आ वाइड मार्केट। भारत में अंग्रेजों से पहले, ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय लोग हथकरघा उद्योग यानी हाथ से
कपड़े को बनाकर, सूती कपड़े को बनाकर देश विदेश में इसको बेचा करते थे। यानी बहुत बड़ा हमारा भारत का जो कॉटन मार्केट माना जाता था। मुस्लिम्स ऑफ द ढाका, चिंट्स ऑफ द मछलीपट्टनम, कालिको ऑफ द कालीकट एंड गोल्ड wrought cotton of the बुरहानपुर, सूरत एंड बड़ौदा। देखिए, जो उस समय विशेष नामों से हमारे देश की जो है कॉटन क्लोथ्स को जाना जाता था। ढाका का जो सूत का कपड़ा, उसको मुस्लिम कहा जाता था। चिंट, मछलीपट्टनम में विभिन्न प्रकार के कॉटन क्लोथ्स को प्रिपेयर करने से उसको छींट कहा जाता था। कालीकट का बना हुआ कपड़ा उसको कालिको कहा जाता था। गोल्ड रॉट कॉटन उसको बरहमपुर या सूरत, बड़ौदा में उसको गोल्ड रॉट कहा जाता था। बट known as worldwide for their quality and design, but the production of the hard woven cotton textile was expensive and time consumed. The since traditional cotton textile industries couldn't face the competition from the new textile mills of the West, which produced a cheap and good quality fibers. Through the merchandise industries unit, the first successful mechanized textile mill was established in Mumbai in 1854. भारत की सबसे पहली मैकेनाइज्ड यानी मशीनों से चलने वाला जो फैक्ट्री जो थी, सबसे पहली बार 1854 में मुंबई में लगाई गई। द वार्म मॉइस्चर क्लाइमेट अ पार्ट फॉर द इम्पोर्टेंट मशीनरी availability of the raw material and skilled labor result in the rapid expansions of industry in the region। और वो जो थी बहुत तेजी से वहां पर सस्ते मजदूर की मिलने से वहां पर ये कारखाना बहुत तेजी से डेवलप हुआ। Initially this industry flourished in the state of the Maharashtra and Gujarat because the favorable humid। धीरे धीरे ये फैक्ट्रियां महाराष्ट्र और गुजरात में भी लगने लगी। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली मटेरियल, सो दिस इंडस्ट्री हैज स्प्रेड इन द अदर पार्ट्स आल्सो ऑफ इंडिया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी and Panipat are the some of the other important centers. Ahmedabad is located in Gujarat। अहमदाबाद जो है वो गुजरात का बहुत बड़ा एक शहर है। ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, अहमदाबाद जो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। द फर्स्ट मिल वॉज इस्टाब्लिश्ड इन 1859 और पहली फैक्ट्री जो है अहमदाबाद में 1859 में लगाई गई। इट सून बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया और इसको दूसरा, अहमदाबाद को दूसरा टेक्सटाइल इंडियन सिटी माना गया आफ्टर मुंबई। यानी पहला मुंबई, दूसरा अहमदाबाद। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट मुंबई और सेकंड अहमदाबाद। अहमदाबाद वॉज therefore often referred to the Manchester of India और बाद में अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। यानी आज भी अगर बात आती है
तो which city is called the Manchester of India? तो you will write the answer is Ahmedabad. Right? Thank you.